नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बिहार में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो गया है और वो होंगे तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहा है बिहार में, महागठबंधन में कोई दरार नहीं। राहुल तेजस्वी साथ में चुनाव लड़ेंगे। सीएम पद पर बड़ा दाव यानी तेजस्वी। बिहार चुनाव के पहले महागठबंधन की बैठक में यह तय हुआ कि 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब कोई विवाद नहीं होने की बात बताई जा रही है। महागठबंधन के इस बैठक ने साफ कर दिया कि पार्टी में कोई खटपट नहीं। रविवार को महागठबंधन के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कंफर्म हो गया कि महागठबंधन एक साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ाएंगे। बैठक में बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य बेहतर समन्वय के साथ महागठबंधन के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। पूरा का पूरा महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मनोज झा ने आगे कहा कि 20 मई को मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल में पूरे महागठबंधन का पूरा समर्थन मिलेगा। तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई विवाद नहीं। शिद्दत से घोषणा के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन समय पे घोषणा की जाएगी। उनके ये बयान से ये भी साफ हो गया कि महागठबंधन में अब किसी तरह की फूट नहीं है, ना कोई इसमें विवाद है। वही जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना मुद्दा पहले भी था और अभी भी है। जातीय जनगणना तब तक होगी नहीं जब तक इस विषय पर पूरी नजर है। जो आंकड़े दिए जाएंगे वो सही दिए गए कि नहीं, तमाम चीजों पर नजर होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लेकर उन्होंने कहा कि देश में आतंकी घटनाओं की निंदा करते हैं महागठबंधन। आतंकी घटनाओं पर हम नो कॉम्प्रोमाइज मोड पे हैं। बैठक के बाद कम से कम एक तो संदेश चला गया है कि बिहार की जनता की समस्या और उनके विकास पर महागठबंधन का फोकस रहेगा। इन्हीं के साथ इस चुनाव मुकाबले में महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंकने के संकेत भी दिए हैं। इसी में वहां पे जो लेफ्ट है, उन्होंने इस बात को आगे किया कि जो वामपंथी दलों का जो गठबंधन था, उन्होंने ये कह दिया कि जो लेबर मूवमेंट है उसको लेके एक पूरा देश में एक आंदोलन छोड़ा जाएगा और उसी के चलते अब बड़ा काम होगा। बाकी जो भी छोटे-मोटे दल थे, उनकी भी सक्रियता दिखाई दी। ये अहम खबर इसलिए भी है, एक सिलसिले में इसलिए भी दिखाई देता है, क्योंकि बार-बार जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो भाजपा पूछती है, हमारा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय है, आप बताओ कौन है? आज बिहार में उसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन यदि पूछ सकता है कि हमारा तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करीब-करीब तय हुआ है, क्योंकि स्टेज पर तेजस्वी यादव के ही फोटो दिखाई दे रहे थे। सारे होर्डिंग्स तेजस्वी यादव के थे। कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन जो बैठे विधानसभा में जो है लीडर कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे ताकत के साथ इंडिया गठबंधन का को लीड कर रही है और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम काम करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए गठबंधन अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करेगा? एनडीए गठबंधन में ये लगातार झगड़े चल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में जब भी बात होती है तो यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस पे सब मौन हो जाते हैं।
अमित शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भाजपा के कई नेता कहते हैं कि ये तो पार्टी का चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा। फिर जनता दल यूनाइटेड के नेता बोलने लगते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। फिर नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए फूफा बन जाते हैं। फिर दिल्ली से नड्डा साहब जाते हैं, फिर समझाइश होती है और फिर काम पे शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और प्रयास करेगी कि महाराष्ट्र जैसे नतीजे आए। और वैसे यदि नतीजे आते हैं तो फिर जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़के उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, यहाँ पे हो सकता है नीतीश कुमार या तो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस हिसाब से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने झुक-झुक के बात करते हैं, उससे यदि दिल्ली से आदेश जाता है कि आपको अ, उप मुख्यमंत्री बनना है, तो वो भी वो स्वीकार करें, तो आश्चर्य नहीं होगा। ये अक्सर हमने राजनीतिक दलों में ये देखा है और फिर इस बात का कोई जवाब नहीं देता कि आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, आप उप मुख्यमंत्री कैसे बने? फिर कहा जाता है कि उनकी ज़्यादा संख्या में विधायक हैं, तो फिर उनका ही बनेगा। जैसे एकनाथ शिंदे अब मन मार के बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी के 130 है, हम क्या करेंगे? हमारे तो नहीं है उतने। तो इसके पहले भी बीजेपी के 100 थे, लेकिन 40 पे आप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन समय-समय की बात होती है। जो कहते हैं ना समय पे बुरे समय पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चूकती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का फ़ोकस बिहार है, जो यूपी में उन्होंने किया, वही करना चाहेंगे। लेकिन क्या महाराष्ट्र जैसे नतीजे यूपी में, बिहार में आएँगे? बिहार की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति से अलग है। बिहार में विपक्ष जो महाराष्ट्र में बिखरा हुआ था, मुख्यमंत्री पद को लेके लगातार कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में तनातनी चल रही थी। एक-दूसरे की सीटें कम करने की और सीटें बेचने की बात हो रही थी। वो कम से कम आरजेडी, वामपंथी दलों में और बाकी दलों में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस सीटें बेचने के लिए और बीजेपी को मदद करने के लिए बड़ी फेमस है, क्योंकि कई बड़े-बड़े स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं खासकर, जो पूरा संगठन चलाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस बार राहुल गांधी ने जिस ताकत के साथ बिहार में काम करना शुरू कर दिया, जिस ताकत के साथ जिला अध्यक्ष को अधिकार देना शुरू कर दिए और जवाबदेही तय हो गई। ये वही बिहार है जहाँ खरगे साहब की एक रैली में लोग नहीं पहुंचे, तो पार्टी के जिलाध्यक्ष नप गए। इसका मतलब अब जवाबदेही तय होगी। तो उम्मीदवारों की सीटें बेचने का मामला मुझे लगता है अब इतना बड़ा नहीं होगा। बशर्ते जिला अध्यक्षों ने और राज्यों ने दी हुई सूची को एक्सेप्ट किया जाए। उस सूची के साथ दिल्ली में हमेशा खेल होता है। 2019 के चुनाव में भी यही खेल हुआ। ऐन वक्त पर 7-8 सीटें बी फॉर्म देने के बाद बदली गई और उससे 20 सीटों पे मार पड़ी। नहीं तो आज इंडिया गठबंधन वहाँ सत्ता में होता। इस बात को आरजेडी भी बड़ा कॉशियस है। इस बात पे राहुल गांधी भी बड़े कॉशियस हैं। वो 8 सीटें किसके कहने पे बदली, ये पिछले 5 साल में कांग्रेस ढूँढ नहीं पाई। सब एक-दूसरे का नाम लेते हैं, लेकिन वो जवाबदेही किसी की तय नहीं है। तो इस बार वहाँ विपक्ष एकजुट है। विपक्ष में मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय हैं। विपक्ष में सीटों को लेके भी अब कोई झगड़ा दिखाई नहीं देता। अब सिर्फ देखना है कि जो सत्ता में है, वो सीट बँटवारे को लेके कितना एक-दूसरे को हैंडल करते हैं। इस बार पीके क्या खेल करता है, क्योंकि जो चिराग पासवान वाला पत्ता पिछले विधानसभा में चला, जिसमें जनता दल यूनाइटेड आधे पे आ गई थी, क्या इस बार वो काम पीके करने जा रहे हैं? कई समीकरण हैं। जब मैं एक सिरे से देखता हूँ तो मुझे एनडीए गठबंधन में कई लूज़ एंड्स दिखते हैं, जहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है एनडीए की। हालाँकि एनडीए के पास एजेंसियाँ हैं, एनडीए के पास चुनाव आयोग है, सरकारी तंत्र है,
लेकिन फिर क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा मनमानी कर पाएगा? कम से कम ममता ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ करके आधार कार्ड के साथ यदि मतदाता लिंक होता है, तो ये जो 30-40 लाख मतदाता इधर से उधर जो टूरिंग मतदाता है, उस पे अंकुश लग सकता है। मुस्लिम मतदाता ऐसा होगा, जातिगत जनगणना, भाजपा उसको अपोज़ कर रही थी, अब हार मानकर, अपमान का घूँट पीकर यदि उन्होंने इसको किया है, तो जातीय जनगणना के जिनको फ़ायदे होंगे वो भी जानेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद, क्या वो जातीयगत जनगणना के आंकड़े भी सामने लाएगी? या फिर सिर्फ़ जनगणना के आंकड़े आएँगे और जातीयगत जनगणना के डाटा देंगे ही नहीं? जैसे 2016 में जो डाटा आया था, वो अभी तक किसी को नहीं मिला। कई बातें हैं, चिराग पासवान तो बोल ही गए हैं, जो मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, पता नहीं सच है या गलत है, लेकिन जो सोशल मीडिया में पढ़ा उसके अनुसार चिराग पासवान ने ये कहा कि जातीय जनगणना ठीक है, लेकिन आंकड़े रिलीज़ नहीं करने चाहिए। यदि ऐसी मनीषा होगी, तो फिर वहाँ जातिगत जनगणना का जो एटीएम है, वो कितने मत उगलेगा बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए, ये भी देखने वाली बात है। कई सवाल है, जब एक-से देखता हूँ, तो मुझे सब बिखरा हुआ दिखाई देता है, जो आपके साथ मैंने साझा किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।